ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रॉफिट का टॉपिक। सो इनकम का टॉपिक अच्छे से समझ लेने के बाद आज हम प्रॉफिट के बारे में समझेंगे। हालांकि ये दोनों एक ही चीज के नाम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको इनकम पढ़ाते समय भी बताया था। इस वीडियो को देखने से पहले आप इनकम का वीडियो अगर नहीं देखा है अभी तक तो देख लीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और पहले ही आपका डाउट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रॉफिट के बारे में समझने वाले हैं। आइए देखते हैं प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है और कितने तरह के प्रॉफिट होते हैं। यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इनकम अर्न्ड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने आपको इनकम का जब पढ़ाया था टॉपिक, तो उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बीच में फर्क बताया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट्स जो एक बिजनेस अपने मेन काम को करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज करता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब बिजनेस का मेन काम क्या होता है, वो अलग अलग बिजनेस होते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज बता दूं, जब भी कोई एक बिजनेस फर्म काम करती है तो साथ साथ वो कई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी करती है, ऐसे काम जो बिजनेस से डायरेक्ट लिंक नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मशीन अगर खराब हो गई है तो उसको बेचना, अगर वहां से प्रॉफिट हो जाता है तो इसका मतलब है क्या वो मेन काम है बिजनेस का मशीन बेचना? बिल्कुल मेन काम नहीं है। उसके अलावा अगर कंपनी अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, बैंक में इन्वेस्ट करना चाहती है, जिसके बदले में उस कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या वो मेन काम है उस कंपनी का? नहीं, वो भी मेन काम नहीं है। मेन काम तो जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है उसी को मेन काम बोलते हैं। जैसे कि एक फर्नीचर वाली कंपनी के लिए मेन काम क्या हो गया स्टूडेंट्स? जो लकड़ी है या रॉ मटेरियल है उसको खरीदना, फर्नीचर तैयार करना और फर्नीचर बेचना। एक परचेज एंड सेलिंग टेक्सटाइल कंपनी, मान लेते हैं कपड़े की कंपनी का क्या काम होता है? या तो वो कहीं से जो कपड़े का मटेरियल है वो लेगी और उससे शर्ट्स बना के देगी, पैंट्स बना के देगी, या जो भी चीज वो बनाती है उसको करेगी। कभी कभी ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जो सिर्फ परचेजिंग एंड सेलिंग का काम करती है, तो उसमें क्या होगा, कुछ बनाएगी नहीं लेकिन कहीं से खरीदेगी और कहीं पे बेच देगी महंगे में, तो ये भी एक तरह की ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, तो इसको बोलते हैं मेन काम। इसके अलावा अगर प्रॉफिट को कहीं और लगा के पैसा कमा रही है, अपनी पुरानी एसेट्स बेच के पैसा कमा रही है, या किसी और तरीके से पैसा कमाना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो याद रखना, वो नॉन ऑपरेटिंग में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वर्ड हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। मतलब बिजनेस जिस चीज के लिए खोला गया है, अगर वहां से पैसा कमाया जा रहा है, वहां से हमको फायदा हुआ है, तो उसको प्रॉफिट नाम दे देंगे। क्लियर? अगला पॉइंट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डेफिनेशन भी आप इसको समझ लीजिए। हालांकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा नहीं है 11th क्लास में, लेकिन 12th क्लास में आएगा। 12th क्लास में जब आप रेशोज के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग रेशोज के बारे में, तो उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में आपको अच्छे से याद करना होगा और समझना भी होगा। लेकिन अभी शॉर्ट में आप समझ लीजिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो बिजनेस के मेन काम में की जाती है। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर 50,000 लीड्स टू अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है बिजनेस की, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए वो अपना सामान बेचेगी। और ये गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसा सामान जो बेचने के लिए ही खरीदा है। ठीक है ना? जो मेन बिजनेस का मेन काम होता है उसी को गुड्स बोलते हैं। तो यहां पे 40,000 का सामान खरीदा था जो कि 50,000 में बेचा है, तो स्टूडेंट्स यहां पर 10,000 रुपए का जो फायदा हुआ उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, उसको हम इनकम बोलेंगे। देखिए, क्योंकि इनकम क्या होता है, इनकम तो दोनों चीजों को इंक्लूड कर लेती है ना, तो इनकम में भी आ गया और डिटेल में जाओगे तो प्रॉफिट में भी आ गया। सभी इनकम, चलिए ऐसा समझते हैं, सभी प्रॉफिट इनकम में आ जाते हैं, लेकिन सभी इनकम प्रॉफिट में नहीं आती है। आई होप अब आपको क्लियर है चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी फायदा हुआ, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग चीजों से होता है वो हमको प्रॉफिट, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर? चलिए, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट की बात भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, दो तरह के प्रॉफिट आपके इस कोर्स में आएंगे, एक तो होगा ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट।
ठीक है। और आपको बता दूं, ग्रॉस जो होता है वो बड़ा होता है और नेट छोटा होता है। मतलब ग्रॉस का अमाउंट जो होगा वो बड़ा होगा और नेट का अमाउंट जो होगा ये छोटा होगा। ये जो नेट वर्ड बनाया है ये बहुत सोच समझ के बनाया है, इससे आप याद भी कर सकते हो। नेट मतलब होता है कि कोई जाला, या आप मान सकते हो जैसे नहीं चाय छानने के लिए छन्नी होती है, फिलहाल वो मान लो। अब क्या होता है, चाय हम छानते हैं तो कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो उसमें रुक जाता है, जैसे पत्ती या और भी कोई चीज, अगर आप अदरक वगैरह चाय में डालते हैं तो वो छन्नी में रुक जाता है, और मेन जो चीज है जो चाय है वो ग्लास में या कप में आ जाती है। यही होता है। तो नेट के बाद मतलब नेट प्रॉफिट जो होगा स्टूडेंट्स, वो ऐसा प्रॉफिट होगा जिसके बाद कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं रहा होगा जो उसमें से माइनस ना किया गया। सभी एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट, अल्टीमेट प्रॉफिट बचता है उसको नेट प्रॉफिट। आई होप ये चीज क्लियर है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ऊपर ऊपर का प्रॉफिट। पढ़ते हैं, देखिए रेवेन्यू मतलब जितना भी पैसा आया हमारे पास, सभी काम करने के बाद जितना भी पैसा आया माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए कॉस्ट भी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब देखिए डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि वही बिजनेस का मेन काम करने में जो मेरी कॉस्ट लग गई, जो मेरा खर्चा हो गया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, बिजनेस का मेन काम करने में। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। देखिए मेन काम में मान लेते हैं वही फर्नीचर का अपना मानते हैं, तो फर्नीचर बनाने में मुझे कुछ मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी जो कि उसको जोड़ेंगे, उस पर गत्ता लगाएंगे या जो भी होगा, गद्दा लगाएंगे, सॉरी गत्ता नहीं, तो इसमें मेहनत की जरूरत होगी। तो इसके लिए मुझे कुछ वर्कर्स चाहिए होंगे जो कि ये काम करेंगे, और ये लिटरली अपने हाथ से काम करेंगे, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे उस चीज के जो कि जिस चीज का मेरा बिजनेस है। बात सही है? ठीक है। तो उनको मैं मान लेते पर डे के हिसाब से कुछ पैसा देता हूं जिसको एक नाम दिया गया है वेजेस। वेजेस मतलब दिहाड़ी, है ना, नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं? दिहाड़ी बोलते हैं। तो मैंने उनको वेजेस दे दी। अच्छा, ये जो होगी स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट कॉस्ट होगी क्योंकि उन्होंने मेरे काम में हाथ बटाया, डायरेक्टली उन्होंने काम किया। और क्या हो सकता है? मैंने रॉ मटेरियल मतलब लकड़ियों का सामान, कच्चा सामान मंगवाया था किसी एक और कंपनी से जो लकड़ी का काम करती है, तो उससे मैंने सामान मंगवाया और उसको मैंने लाने में जो खर्चा दिया, मतलब आने जाने का जो किराया होता है, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है, आगे जाके आप सुनोगे इसका नाम भी। तो कैरेज इनवर्ड्स वो वाला खर्चा होता है जो अपने रॉ मटेरियल मंगवाने में लगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज समझो, रॉ मटेरियल जब आता नहीं तो मेरे मजदूर काम कहां से करते? तो रॉ मटेरियल भी तो एक डायरेक्ट चीज हो गई जो मेरे बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट कर रही है, मेरा काम में हाथ बटा रही है ना, तो उसको लाने में जो खर्चा हुआ होगा वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा मान लेते हैं कि और भी चीजें कभी कभी आ जाती है, जैसे मान कोई और कंपनी है जिसमें उनको कोयले से कुछ काम होता है, मतलब कोयले से गर्म करके कुछ सामान बनाया जाता है, ठीक है, या और बिजली की जरूरत होती है, तो वहां पे मान लेते हैं कि पावर एंड फ्यूल लगा, जिसकी वजह से उनका काम, मेन काम हुआ होगा। ठीक है, पावर एंड फ्यूल लगा होगा जिसकी वजह से उनका मेन काम हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये पावर एंड फ्यूल उनके मेन काम में हाथ बटा रहा है, तो इसको भी हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। इतना क्लियर है? आई होप अब आपको चीजें समझ आ रही। इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसी हो गई, ऐसे बिजनेस के खर्चे बिजनेस के ही हैं, लेकिन उन लोगों ने डायरेक्टली मेरे बिजनेस के काम में हाथ नहीं बटाया होगा। एग्जांपल, अच्छा ये सारा काम तो कहां चल रहा है? फैक्ट्री में चल रहा है। मैंने एक और जगह ले रखी है जो कि ऑफिस है, ठीक है, वो ऑफिस प्रेमिसेस है। वहां पर क्या होता है? हिसाब किताब का काम रखा जाता है, वहां मेरा अकाउंटेंट बैठता है, मेरे मैनेजर्स बैठते हैं, और जो ऐसे इंप्लॉइज होते हैं जो कि कस्टमर की शिकायत वगैरह सुनते हैं, उनकी डिटेल रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, और कस्टमर्स को सामान बेचने के लिए कॉलिंग का काम भी करते हैं। ये सारे इंप्लॉइज हो गए। अब एक बात बताइए, क्या सामान बेचने में या सामान बनाने में, मेरे बिजनेस के मेन काम में इनका कोई हाथ है? बिल्कुल नहीं है। ये तो अपने ऑफिस में आराम से एसी वेसी चला के बैठे हैं और बेचारे मजदूर वहां फैक्ट्री में लगे हुए हैं।
तो जो मजदूरों वगैरह की जो पैसे होंगे उसको हम वेजेस बोलते हैं और वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। और जो ऑफिस वगैरह में एम्प्लॉय जो होते हैं उनके जो पैसे मैं दूंगा उसको बोलेंगे सैलरी। तो सैलरी स्टूडेंट्स एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए वेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। अब आप आगे जाके जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आप देखोगे इन सबको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं और इन सबको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो भी बताऊंगा, लेकिन आगे चल के। आई होप ये चीज क्लियर है। उसी तरह सैलरी के अलावा रेंट, अच्छा हाँ, फैक्ट्री रेंट होगा, अगर जहां पे काम हो रहा है उस जगह का रेंट होगा तो स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट कॉस्ट में डालना है। लेकिन अगर ऑफिस का रेंट होता है तो आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट में डालना है, क्योंकि ऑफिस अलग चीज होगी। क्लियर। तो इसी तरह स्टूडेंट्स कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। अब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जितना पैसा आया उसमें से सिर्फ ये वाली जो बिजनेस के मेन काम में जो खर्चा हुआ है उसको हटा दिया, तो जो प्रॉफिट बचा वो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप ये चीज क्लियर है। और अब नेट प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट में ये तो माइनस हो ही जाता है, साथ साथ में आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी माइनस कर देनी है। मतलब जितना भी अलग से खर्चा हुआ होगा, भले ही वो मेरे मेन काम से रिलेट नहीं रखता हो, तब भी उसको माइनस कर देना है। तो जो छन्नी है उसने अपना काम कर दिया, तो ये जो मटेरियल है इनडायरेक्ट कॉस्ट उसमें बच जाएगा छन्नी के ऊपर, और जो फाइनल प्रॉफिट बचा होगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस, चाहे किसी भी तरह का हो। क्लियर। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हमेशा ग्रेटर होता है, ज्यादा आता है, और नेट प्रॉफिट का अमाउंट जो होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा लोअर आता है या स्मॉलर आता है। तो ये स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने प्रॉफिट के बारे में समझा, और मैंने आपको इनकम और प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो तो पहले ही करा दिया था, रिवीजन इस क्लास में करा दिया है। उसके अलावा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो डिफरेंस कराया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। 11th क्लास के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको जरूर समझ लेना है। क्लियर। आई होप ये चीजें क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्लास को कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा प्रॉफिट पार्ट ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप आपको प्रॉफिट के बारे में सभी कुछ चीजें समझ आई हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।